total positive charge of universe is constant, total negative charge of universe is constant, total number of charged particle in universe। देखो ऑब्वियसली टोटल चार्ज कंजर्व है, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमेशा होल्ड कराते ही है ना, क्यू इनिशियल इक्वल्स टू क्यू फाइनल तो लिखते ही है, समझ रहे हो क्या? ये इसका मैसेज करते चलना है अपने को। हाँ ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, बिगनर बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, है तो आसान बट ठीक है कोई बात नहीं। इस टाइप का डायग्राम है और हमें चार्जेस दिया गया है। मैं क्यू लिख लेता हूँ, ठीक है? जहाँ पे 2 माइक्रोकुलम है ना, उसको मैंने सिंपल क्यू से लिखा है, और जहाँ पे -2 है वहां पे मैंने सिंपली -q लिख दिया है। और फिर जब फाइनली सॉल्व करेंगे उस टाइम पे हम मैग्नीट्यूड प्लेस कर देंगे, ठीक है? और सेंटर पे भी एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है, सही है, अच्छा है। हमें ट्रायंगल का ईच साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो पी पे फोर्स, ठीक है, देखना ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले तो मुझे एक अलग से मैं पहले ट्रायंगल ड्रॉ करके कुछ मुझे डिस्टेंस तुम बता दो। ये इसका सेंट्रॉयड है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर कर रहा हूं, तो ये मानो ए और ये ओ, तो ए ओ लेंथ क्या होगी यदि इसे मैंने ए माना है तो? सबसे पहले तो अपन इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ये कैसे करोगे? देखो तुम्हें याद भी होगा, वैसे नहीं याद है तो अपन कर सकते हैं। ये एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है ना? हाँ सही है। हम्म। तो ये एंगल है कितना? 60 डिग्री। सोच के देखो, ये लेंथ तुम क्या लिखोगे? a sin 60, और तुम्हें ये भी पता है कि 2:1 में डिवाइड कर दिया सिंट्रॉयड, तो अपन ये लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू a sin 60। हालांकि ये सब नहीं बताना चाहिए, बट ठीक है एक बार बता देता हूं मैं। तो इसका जो आंसर आएगा सिंपल a/2√3 आ गया x, बट ये तो 2x है, तो 2x यहाँ से तुम क्या लिखोगे? a/√3। मतलब AO डिस्टेंस है कितना? a/√3। पहले तुम्हें AO डिस्टेंस a/√3 समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। AO डिस्टेंस हमने जो सॉल्व किया है a√3, ये समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये सब डिस्टेंस तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है? ये सब डिस्टेंसेस तुम्हें याद होनी चाहिए ताकि अपन बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे सॉल्व करके, ठीक है? मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है? नोट तो नहीं ना करना था किसी को? कर लेना, बाकी समझ ही गए हो कैसे अपन ने सीखा a√3, है ना? ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन है उस पर अपन आते हैं वापस। देखो मैं नंबरिंग दे देता हूँ, इसे मैं 1 मानता हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, किधर फोर्स लगाएगा? इस तरफ, कितना लगाएगा? F। ये किधर लगाएगा? इस तरफ लगाएगा, कितना लगाएगा? F। ये किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, कितना लगाएगा? F। ये नेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, कितना से खींचेगा? F से खींचेगा। ये भी अपनी तरफ खींचेगा, कितना से खींचेगा? F से खींचेगा। और सिमिलरली ये भी अपने ऊपर F से खींचेगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। इसी वेक्टर डायग्राम को मैं इधर ड्रॉ करूं तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर की तरफ है 2f, इस तरफ है 2f, और एक बीच में है 2f, इस तरीके से ये इसका डायग्राम है। तुम्हें पता होना चाहिए एंगल 60 60 है तो ये टोटल होगा 120। पहले मैं इन दो वेक्टर्स को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये 120 120, तुम्हें ध्यान हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वैसे, लेकिन सॉल्व कर देता हूँ। अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू 2f और cos 120। और तुम्हें पता है cos 120 कितना होता है?
-1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूं तो यहाँ आएगा 2f का होल स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से आएगा 2f का होल स्क्वायर और -1/2। तो देखो इससे ये कैंसिल हुआ, माइनस से एक कैंसिल हो जाएगा और आंसर तुम्हें मिलेगा 2f, ठीक है। तो देखो इसका रिजल्टेंट 2f आया और 2f किधर आएगा, बीचों बीच है ना, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं। तो जो मेरा f नेट है वो मेरे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ f। अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल f की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ये तो रिप्लेस करोगे, है ना। अब 4 k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻�6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -1 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर होके ऊपर √3 का स्क्वायर 3 चला जाएगा। बस तुम ये डेटा सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर है। समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। बहुत ही बढ़िया, चलो नोट कर लेना, उसके बाद डन का मैसेज करना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये था बिगनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 8। What is the percentage change in distance if force of attraction between 2 point charges increases to 4 times, keeping the magnitude of charge constant? आसान क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, बिल्कुल। चलो नोट कर लो एक बार, डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। देखना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है एक फोर्स F1 को यदि मैं F मानता हूं तो दूसरा फोर्स कितना हो गया 4F, सिंपल है ना, इंक्रीजेस 4 टाइम्स। यदि मैं इसके R1 को R मानता हूं तो इसका R कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, टेक्निकली देखे तो, ठीक है। क्या करोगे, मानो F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, हमें बोला है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो चाहो तो आर स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे 4F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर और नीचे आएगा R2 का होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करो तो ये आएगा 1/4 और इधर से R2 का स्क्वायर और इधर R का स्क्वायर, अंडर रूट लोगे तो R2 बराबर आ जाएगा R/2। अब ये R/2 होने का सिंपल सा मतलब है कि हमने 50% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, नहीं समझ में आया हो यस का मैसेज करो जिसका डाउट है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। परसेंटेज सॉल्व कर लोगे ना फिर, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 से, डेल्टा आर तो मैं दिख रहा है -R/2 होगा अपॉन आर इंटू 100 और -50%, माइनस साइन क्या बताता है कि हमने डिस्टेंस को डिक्रीज करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। In above question, what will be force on charge Q if charges at A and C इतना इतना, आसान क्वेश्चन, इजी नहीं है क्या 14th भी। देखना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है कि एक कोई सर्कुलर
फ्रेम है एंड ए पे चार्ज रखा गया है -q, सी पे चार्ज रखा गया है -q, बी एंड इस पे रखा गया +q, इस पे रखा गया +q। ठीक है, सही है। और सेंटर पे चार्ज है q। बहुत आसान क्वेश्चन, मैं 13 कर रहा हूं तो 14 में यही है ना, इन अबव क्वेश्चन। 14th में तो ये लिखा हुआ है ना, इन अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी फोर्स ऑन चार्ज q इफ चार्जेस एट a एंड c आर। तो a एंड c पे मैंने रख दिया, देखो अ पॉइंट चार्ज q सिचुएटेड, एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारे पास मॉड्यूल कुछ अलग तो नहीं चला गया। ये अब क्या है क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ना, मतलब वैसे ये है क्या, अ पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम वन एंड, ये है क्या। ओहो, ये मत करो फिर, है ना, ये अभी नहीं पढ़ाया। अरे बाप रे, तुम्हारे मॉड्यूल में कुछ चेंजेस आ गया फिर, पिछले साल का ये लगता है। चलो तो फिर अभी रहने दो, अभी इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया गया, बताऊंगा फिर अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाला किया था ना, स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ था, या फिर जीपी वाला किया था, कैसा किया था बताओ मुझे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था अपना, अच्छा जीपी का था, बहुत ही बढ़िया। चलो तो इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। अब धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एपीजीपी तुम पढ़ चुके हो, तो उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। Q -q +q, q -q +q एंड सो ऑन, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, a,0, 2a,0, 3a,0, 4a,0 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से कहां तक गया है, इंफिनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, हमसे पूछा गया फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन क्यू, जो 0,0 पे प्लेस किया गया। करो तो सॉल्व। ऑप्शन में दे देता हूं, तो मैं ऑप्शन चेक करना है तो और मजा आएगा। ऑप्शन बताओ। डी, नन ऑफ दिस, अरे वाह वाह वाह, क्या बात। ओके, देखो करते हैं सॉल्व, ऑप्शन ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन होगा, ये अपन चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसे क्यू पे फोर्स निकालना है,
तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, इसके वजह से रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं इस पे यदि एफ नेट लिखूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस, देखो इधर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये इधर धक्का देगा, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसका वेक्टर इस तरफ होगा तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके अपन, मतलब देखो नेट फोर्स हमें इस तरफ लिखना है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स होगा उसको अपन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्योंकि हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, ये तो लिख तो लिया है ना, ये इसका खींच लिया ये, हाँ ठीक है, यहाँ से आएगा 4a स्क्वायर, फिर आएगा प्लस के क्यू स्क्वायर 9a स्क्वायर, देखो, फिर आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आया, इस क्यू पे हम फोर्स इसकी वजह से देखें तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो इधर के डायरेक्शन के जो भी फोर्सेस हैं उसको हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, और जो इसके अपोजिट वाला होगा उसको अपन नेगेटिव के साथ लिखेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड तो हम उसके डायरेक्शन के बेसिस पे करेंगे ना, ठीक है। देखो, तो यहाँ से क्या होगा कि कॉमन निकाल लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन निकाला, या 1/1 माइनस 4 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस सो ऑन। अब करेक्ट आंसर तो ये है ना, करेक्ट आंसर ये है, बट ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करें, तो तुम्हें 11th मैथमेटिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाया गया है, याद है क्या तुम्हें, या फिर सीरीज वगैरह कभी तुमने पढ़े हो तो, ln 1 प्लस एक्स का सीरीज याद है क्या, किसी को याद है क्या, नहीं याद है, गलत बात, याद होना चाहिए था ना, ये है ln 1 प्लस एक्स सीरीज, कभी नहीं पढ़े हो सीरीज वगैरह, साइन एक्स का सीरीज, ई एक्स का सीरीज कभी नहीं पढ़े हो, ये वाला नहीं पढ़ा, अरे वाह, अच्छा ये नहीं पढ़े हो, बाकी सब पढ़े हो, कोई बात नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसे ln 1 प्लस एक्स है ना, तो इसका सीरीज जाता है एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसी तरीके से प्लस माइनस होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो सोचो मैं तुमसे कहूं कि एफ एक्स बराबर मैंने 1 पुट कर दिया, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये ln 2 बन जाएगा, 1 + 1, और ये एक्सपेंशन कैसा होगा, 1/1/2 प्लस 1/3, समझ रहे हो, है ना, या ये एक्सपेंशन में तो कुछ मिस्टेक हो गया, मतलब मैंने चार्जेस, एक मिनट मुझे ये चार्जेस लेना था, 2 लेना था, 3 लेना था, 4 लेना था, एक बार क्वेश्चन में 1 2 3 4 लिख लेना, क्योंकि मुझे ये एक्सपेंशन इसमें मैनेज करना था, तो ये 1/4 इस तरीके से एक्सपेंशन चलेगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे एक, यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई आएगा, तो इधर आएगा 1/2 1/3 एंड 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जो मेरा फाइनल आंसर है एफ नेट, वो क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ln 2, एक बार देखो समझो, फिर मुझे यस का मैसेज करना। और क्वेश्चन में चेंज कर लेना है ना, यहाँ पे 2Q 3Q 4Q इस तरीके से लिख देना। रूट क्यों आएगा क्वेश्चन में, रूट क्यों आएगा, यहाँ स्क्वायर करते हैं ना नीचे, तो 2 का स्क्वायर अपने 4 लिख दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया हुआ है।
पहले बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया क्या? समझ में आया तो यस का मैसेज करो। तुम्हें बस ये जो एक्सपेंशन है ना, ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है? कहीं फर्स्ट पेज पे लिख लेना। ऑप्शन में ये नहीं गिवन होगा, इस तरीके से गिवन होगा तो हमें ये भी कन्वर्ट करते आना होना चाहिए, नहीं तो फिर अपन ऑप्शन ही सही नहीं कर पाएंगे। हम्म। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना मुझे। फिर से एक्सप्लेन करना हो तो रिपीट का मैसेज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखना। इधर चार्ज है Q, इस तरफ है चार्ज है Q, और एंगल मानो थीटा, ठीक है? मास मुझे M गिवन है, और इधर भी मास M है। तो हमसे सिंपल पूछा गया है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। करो तो सॉल्व। इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन तुमसे पूछा गया है, लेंथ L गिवन है। ग्रेविटेशन फोर्स को अपन काउंट नहीं करेंगे ना, मासेस हटा दो, चाहे तो कंफ्यूज मत होना। मासेस हटा दो, ठीक है? ग्रेविटेशन फोर्स को अपन काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट करेंगे। मासेस हटा दो, मास नहीं है। टेंशन कैलकुलेट करो। थीटा 90 हो जाएगा। ऐसा नहीं मानना है कि मास है ही नहीं, है मास बट गिवन नहीं है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के पास मास है बट क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, ठीक है? चलो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें एफबीडी बनाना सीखना है। देखो, ये हमारे पास चार्ज सिंपल क्यू, तो टेंशन इस तरफ लग रहा होगा। मानो mg को भी मैं थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। m1g नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल है, ये इसका एफबीडी होना है। सोचो, इधर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये भी एंगल थीटा होगा, और टेंशन का ये कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा, और टेंशन का ये कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा। हमें टेंशन एफई के टर्म्स में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें एम गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, टी साइन थीटा बराबर एफ ई, है ना? और टी बराबर क्या आएगा, एफ ई अपॉन साइन थीटा। चलो एफ ई लिखते हैं। एफ ई क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर। हमें इन दोनों के बीच लेंथ लिखना है, ध्यान से देखना। इसे यदि मैं ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट करूं तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा।
और ये भी हो जाएगा एल साइन थीटा, देख सकते हो तुम। तो लेंथ कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा का स्क्वायर, और एक साइन थीटा ऑलरेडी है तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो टेंशन हम क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन क्यू थीटा। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है, बिल्कुल है, अर्थ है, लेकिन इन दोनों मासेस के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ग्रेविटी नीचे जो अर्थ अप्लाई कर रही है ना फोर्सेस पे, उसे अपन काउंट कर रहे हैं। हम ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे एक एफ जी का टर्म आ जाता ना, तो वो हम नहीं काउंट कर रहे हैं। mg हमने ये जो लिखा है ड्यू टू अर्थ है, तुम्हें पता है ये बात। चलो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से, तो यस का मैसेज करो, फिर इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से आंसर करना, ठीक है। इसका एफबीडी तुमने देख लिया कैसे क्यू है, ये दोनों क्यू लेंथ कैसे सॉल्व करते हैं, ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा, क्यों आइडेंटिकल सिचुएशन है, सिमेट्रिकल है, इस वजह से। तो अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनना। देखो, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। इधर हम मास m1 मानते हैं, इधर m2, चार्ज q1 और इधर q2। एक बार मैं फिर बोल दूं, m1 m2 के बीच ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स को अपन काउंट नहीं करेंगे। m1 m2 के बीच अपन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेंथ l और इधर भी लेंथ l। अब तुम्हें ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्वेश्चन का पहला पार्ट। इफ q1 बराबर है q2 एंड m1 बराबर है m2। अभी आंसर कोई नहीं करेगा, आराम से करना, पहले क्वेश्चन नोट करो। ए ऑप्शन, बी, सी। अल्फा बराबर होगा बीटा के, अल्फा ग्रेटर होगा बीटा के, अल्फा लेस देन होगा बीटा के। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ Q1 ग्रेटर देन Q2 एंड M1 बराबर M2। सेम ऑप्शन है, अल्फा बराबर बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इफ Q1 बराबर है Q2 एंड M1 ग्रेटर देन है M2 के, तो तुम्हें इन तीन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। अल्फा बराबर बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, इफ Q1 ग्रेटर है Q2 से एंड M1 ग्रेटर देन M2 से, सेम ऑप्शन, अल्फा बराबर बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। फिफ्थ, इफ Q2 ग्रेटर देन Q1 एंड M2 ग्रेटर देन M1, ए, बी, सी। अल्फा बराबर बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा और अल्फा लेस देन बीटा। करो सॉल्व, 5 मिनट्स का टाइम है, आराम से सोचो, आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे।
एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ की वजह से तुम काउंट करोगे, ग्रेविटेशन m1 m2 के बीच ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा उसे नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। ओके। ओके। बहुत ही बढ़िया। गुड। सही है यार, मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है। हम्म। ठीक। एक का मिसमैच। हम्म। चलो बढ़िया, देखते हैं। और टाइम चाहिए क्या, फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं? स्टार्ट। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, मैं किधर सॉल्व करूं, यहाँ करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। मानो मैं m1 मास के लिए एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, m1 के लिए, तो इस तरफ क्या लिखेंगे, t, इधर क्या लिखेंगे, एफ ई, है ना। और ये एंगल मान लो अल्फा मैं मानता हूँ,
तो ये कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन अल्फा और ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस अल्फा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या लग जाएगा, m1g, जो हमें काउंट करना ही था ऑब्वियसली, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ टी साइन अल्फा बराबर है एफ ई के एंड टी कॉस अल्फा बराबर है एम जी के। इन दोनों को डिवाइड करो तो tan अल्फा बराबर है एफ ई अपॉन एम जी के। मुझे यहाँ m1g लिखना चाहिए, है ना। सही है, ये लिखना चाहिए। तो दिख नहीं रहा क्या, कोई बात नहीं, मैं इसे, ठीक है। हाँ, ये कितना होगा, एफ ई अपॉन m1g के, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सोचो, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचो। मैं ये तुमसे कहता हूं कि एफ ई मुझे लिखना है, तो एफ ई तुम क्या लिखोगे, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो लिखोगे। Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो आर स्क्वायर लिखोगे, ये तो एफ ई, यदि मैं m1 के लिए एफ बी डी ड्रॉ करूं तो, या m2 के लिए करूं तो, एफ ई तो बराबर होगा। हाँ या ना मैसेज करो। यदि जैसे मैंने यहाँ पे m1 के लिए एफबीटी ड्रॉ किया है, वैसे ही मैं m2 के लिए यदि एफबीटी ड्रॉ करूं तो एफई को तो मैं सेम ही लूंगा ना यार, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, Q1 Q2 भी सेम है। देखो, हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से मतलब है, हमें इंडिविजुअल चार्ज कैसा है उससे मतलब नहीं है। सिंपल हम फोर्स में क्या लिखते हैं, Q1 Q2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये ध्यान से तुम समझ जाओ कि चार्ज अलग अलग भी हो या सेम हो, उससे थीटा पे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि एफ तो सेम रहने वाला है। tan थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, m1 पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली m2 पे भी करेगा, है ना। यहाँ पे जो अल्फा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, m1 पे। बीटा m2 पे डिपेंड करेगा, सिंपल समझ में आता है। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि Q1 बराबर Q2, m1 बराबर m2, इसका मतलब ही सिंपल समझ में आता है कि tan अल्फा एफ ई अपॉन एम जी और tan बीटा एफ ई अपॉन एम जी, क्योंकि m1 m2 बराबर है। तो इसके बेसिस पे मैं फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे टिक कर सकता हूँ, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये इसका मैसेज करते जाओ। फर्स्ट में किसी को डाउट है क्या, समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करते जाना है ना। चलो अब सेकंड सोचते हैं। Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो क्या फर्क पड़ेगा, Q1 ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, लेकिन एफई में तो दोनों का कंट्रीब्यूशन रहना है। समझ रहे हो बात को, एफई में Q1 इंटू Q2 है ना। ऐसा तो है नहीं कि एफई में सिर्फ Q1 है, एफ उसके वाले एफई में सिर्फ Q2 है, तो फिर चेंज होता। बट यहाँ एफई में तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये ग्रेटर हो या स्मॉलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा और बीटा क्या होगा, बराबर। तुम्हें आया समझ, क्योंकि देखो m1 m2 बराबर है, एपी तो सेम रहने वाला है, और mg दोनों के लिए आएगा, तो tan अल्फा भी एपी अपॉन mg और tan बीटा भी एपी अपॉन mg। ये सोचने वाली बात है। तुम्हें सेकंड समझ में आया हो तो मुझे इसका मैसेज करो। क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, Q1 इंटू Q2 की बात कर रहे हैं, और वो m1 के लिए एफबीटी ड्रॉ करोगे तो भी वही आएगा, m2 के लिए एफबीटी ड्रॉ करोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि एफ ही सेम है ना। सेकंड समझ में आना सभी को, किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो। सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। चलो सही है। थर्ड देखो, Q1 बराबर है Q2 के, सही है, एफ ही सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला m1 ज्यादा है, मतलब m1 ज्यादा है मतलब अल्फा कम होगा। सिंपल सोचो ना, m1 ज्यादा है मतलब tan थीटा कम होगा, और जब tan थीटा कम होगा तो थीटा भी कम होगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा 0 से 90 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझे। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा कम होगा किससे, बीटा से। कनेक्ट करते चलना है अपने को, थर्ड का ऑप्शन सी सही है। फोर्थ में देखो, Q1 ग्रेटर हो या इक्वल उस समय मतलब ही नहीं, हमें ये देखना है, इसका भी ऑप्शन सेम रहने वाला है, सही है ना। फिफ्थ का देखो, Q2 ग्रेटर हो, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, मेन तो हमें मास को देखना है, M2 ज्यादा है इस बार, तो मतलब बीटा कम होगा, तो बीटा कम किस में है, बी ऑप्शन में। तो ये तुम्हारे पास कुछ, देखो आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं, एक बार देख लो अच्छे से, फिर मुझे बताओ।
4/5। ओके, पहले पॉइंट ये है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया क्या? हाँ, सही है। अरे फिर से हमें वहीं पहुंचा दिया। Q1 Q2 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम जैसे यहाँ पे tan अल्फा लिखा ना, वैसे मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे tan बीटा लिख के बताओ, तो तुम tan बीटा क्या लिखते? Fe/m2g लिखते ना। अब देखो tan अल्फा tan बीटा दोनों को कंपेयर करो तो Fe तो सेम ही है ना। तो मुझे यहाँ Q1 Q2 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि Fe में ही दोनों का रोल होने वाला है ना। Fe को तुम क्या लिखोगे? K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों के लिए सेम है ना। तो Q1 ग्रेटर हो या Q2 ग्रेटर हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मल्टीप्लीकेशन ही तो होना है। ओके, सभी को ये समझ में आया हो, अच्छे से नोट कर लिए हो तो मुझे डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये साइड में एफबीटी ड्रॉ करके जरूर लिख लेना है ना। वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो अपन इसमें बहुत सारे करेंगे, तुम क्वेश्चन का टेंशन मत लो। उसका तो तुम टेंशन ही मत लो, ये तो बहुत क्वेश्चन करना है अपने को। इधर जो अपने साइड में नोट किया था, ये कॉपी में जरूर लिख लेना है ना। क्वेश्चन में यदि M1 M2 को नेग्लेक्ट करने के लिए ना अगर बनो, जैसे अपन ने ग्रेविटेशन फोर्स का नेग्लेक्ट करके चला है, ना भी लिखा हो तो भी हम करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो मैं बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो वैसे क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में तो दे दिया जाता है, कभी ना दिया हो तो भी अपन नेग्लेक्ट करके चलेंगे। M1 M2 के बीच इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, अर्थ और M1 के बीच में इंट्रैक्शन को अपन काउंट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो तो सॉल्व। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ, मतलब चार्जेस की बात किया जा रहा है, इक्वल टू एल के बराबर हो और 3L के बराबर हो। करो सॉल्व। ये ऊपर डिस्टेंस 12 है, दिख रहा होगा तुम्हें। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये 2L गिवन है।
ओके, आराम से करो सॉल्व, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आंसर सही चाहिए अपने को। तो 3 मिनट का समय है इसके लिए भी, करो सॉल्व। इतना सिंपल आंसर नहीं है जितना तुम भेज रहे हो। बिल्कुल। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस एल की बात करेंगे। देखो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस एल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिंपल ये हुआ ना कि एक इसमें से कोई पॉजिटिव होगा और एक इसमें से कोई नेगेटिव होगा। ऐसा हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? जब इन दोनों के बीच सेपरेशन एल के बराबर है, दैट मीन्स ये एल के बराबर हो गया। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ फिर? L/2। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें 2L गिवन था। अच्छा, क्या मैं ये एंगल थीटा बता सकता हूँ क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस पता है, ठीक है? तो यहाँ से तुम चाहो तो ये एल के बराबर हो जाएगा फिर, क्योंकि ये रॉड इस तरीके से है ना, उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा ऊपर से, है ना? ठीक है। ध्यान से देखना। तो क्या मैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? सही है। अब जैसे मैं 30 डिग्री लिखता हूँ तो किसी एक के लिए एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। तो एक के लिए एफबीडी ड्रॉ करें तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लग गया mg, और इस तरफ लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सोचो, ये एंगल थीटा, तो इधर का कंपोनेंट क्या आएगा? t साइन थीटा। ऊपर का कौन सा आएगा? t cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ t साइन थीटा इक्वल्स टू fe एंड t cos थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया fe अपॉन mg। सही है। अब सोचो, tan थीटा, थीटा 30 डिग्री, tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3। तो यहाँ से सिंपल लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। सही है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, तो इसे मैं Q इंटू क्यू रहने देता हूँ। यहाँ पे इसे Q1 Q2 कर लेना चाहिए था ना, क्योंकि हमें चार्ज ही चाहिए। ठीक है, रहने दो। के क्यू और यहाँ पे नीचे आ जाएगा mg। सिंपल समझो। अब हमें सॉल्व क्या करना है? q, तो मैं लिखूं इसे mg, ध्यान से देखना, mg एल स्क्वायर अपॉन √3 k इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से q आ जाएगा अंडर रूट ऑफ mg एल स्क्वायर अपॉन √3 k। ये है इसका आंसर।
समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। हाँ, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नो सर किसी का मैसेज आया, आदेश ओके। देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एक सिंपल स्ट्रिंग से दो मासेस इस तरीके से हैंग किए हुए हैं, लेंथ एल है स्ट्रिंग की और ये है लेंथ 2l। अब मुझे क्या बोला गया कि इन दोनों के बीच सेपरेशन एल रह गया है, एल रह गया इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास गए होंगे। अच्छा, पास जाने का क्या मतलब हुआ बताओ, अट्रैक्शन लगा होगा, तो इसमें से कोई एक चार्ज पॉजिटिव होगा कोई एक नेगेटिव होगा, हमें नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है अपने को। तो देखो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब यही स्ट्रिंग जो पहले इस तरीके से थी वो अब ऐसे हो गई है, तो ये लेंथ तो एल ही रहने वाला है ना। और यहाँ से यदि तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो अब ये l/2 अपन मान के देखें, l/2 तो मैं कह सकता हूँ ये थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, सही है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, क्योंकि इसे तुम ऐसे देखो ऐसे इस तरीके से, ये डिस्टेंस कितना हो गया l/2, ये l तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। जैसे मुझे 30 पता लगा एफबीडी ड्रॉ करा, t sin थीटा 80 के बराबर, जैसे कि पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, t cos थीटा mg के बराबर, दोनों को डिवाइड किया और यहाँ से tan 30 की वैल्यू थी, रख के आंसर निकाल लिया। सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट पार्ट खुद से सॉल्व करो, नेक्स्ट पार्ट खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट पार्ट का आंसर सेम ही आएगा क्या? इतना जल्दबाजी में आंसर मत दो, एक बार फिर भी चेक कर लो, है ना। नेक्स्ट पार्ट का आंसर बताओ तुम। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब उन दोनों के बीच गैप पहले यहाँ L का था, अब वो 3L हो गया ना। पहले इन दो चार्जेस के बीच गैप L था, अब कितना हो गया 3L, तो उसके हिसाब से फिर चेंज होगा ना। चलो करते हैं सॉल्व अब। देखना गैप हो गया है 3L, मतलब अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। इसको हम इधर ऐसे और इसे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या थीटा इस बार भी 30 डिग्री होगा क्या? मैसेज करो, क्या थीटा इस बार भी 30 डिग्री होगा? मैसेज करो। बिल्कुल सही, क्यों? क्यों इधर l/2 सिमिलर कंडीशन है तो थीटा 30 ही होगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू Fe/mg? तुम चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो, इसे तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब देखो tan 30 कितना होगा 1/√3, Fe क्या लिखोगे kq²/9l², और नीचे आ जाएगा mg, बस इसी को तो सॉल्व करना है अपने को। तो यहाँ से q² इक्वल्स टू आ जाएगा mgl², 9mgl² अपॉन √3k का अंडर रूट, ये है आंसर। सही लिख रहा हूं ना? 9mgl² अपॉन √3k। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। 9 को बाहर निकाल के 3 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
कैसे अपन एफबीडी ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये तुम्हें आइडिया लग रहा है ना अच्छे से? ये हो गया हो तो डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं तुम्हें कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताने वाला हूँ। अभी तक अपन सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज ही ज्यादातर काम किए हैं। अब हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे काम होगा। यदि तुमसे कभी फोर्स वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, वो सब अप्रोच सीखते हैं। ध्यान से देखना। देखो बहुत इजी आसान तरीके से बताऊंगा, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कराऊंगा, देखना ध्यान से। मानो ऊपर लिख सकते हो तुम, ठीक है, इधर है चार्ज Q1 मानो, इधर है चार्ज Q2। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और इसे मैं सिंपल R12 लिख देता हूँ। ठीक है, R12 वेक्टर। अब ये R12 वेक्टर मैंने कैसे लिखा ये भी बता दूं तुम्हें। सिंपल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस माइंड में हमने ड्रॉ कर लिया, और मैं यदि तुम्हें कहूं, ध्यान से देखना, कि इस वेक्टर को बताओ तो तुम कहोगे R1 वेक्टर, इस वेक्टर को बताओ तुम कहोगे R2 वेक्टर। सही है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुम्हें याद होगा, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन होता है, तो फर्स्ट का टेल दूसरे को हेड को ज्वाइन करने वाला रिजल्टेंट है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से R1 प्लस R12 इक्वल्स टू R2। तो R12 किसके बराबर आ जाएगा, R2 माइनस R1 के। तो ये सिंपल अपन ने वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा है। चलो सही। क्या करते हैं कि पहले हम इसमें मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो F12 का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, मतलब 2 1 लिखो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब इसका एरो इस तरफ ही जाने वाला है। सही है। सोचना, क्या मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर। बोलो। बहुत ध्यान से समझो, कुछ भी नया काम नहीं किया है। बस सिंपल ये हमें पता है कि ये वेक्टर R12 है, तो R12 लिख दिया। यूनिट वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दिया था, तो हमें यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए चाहिए, है ना। और मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर का। तो इसका वेक्टर फॉर्म, इसी को थोड़ा और ओपन करके लिखना चाहते हो, हालांकि मैं तुम्हें एडवाइस जो करूंगा वो अलग है। पहले ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे कैसे करेंगे वही बताऊंगा। K Q1 Q2 डिवाइड बाई, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, क्योंकि देखो R12 को अपन लिख सकते हैं R2 माइनस 1 पे पावर, ध्यान से देखना, स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का एक मॉड। क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, खुद का वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, है ना। इसी को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 3 पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये एक बार नोट करो। देखो पहली बात, यहाँ पे 1 2 को तुम इस 1 2 से कनेक्ट मत करो, इस 1 2 से कनेक्ट करो, चार्ज के 1 2 से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली इस वेक्टर फॉर्म में जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, जो तुमने मैसेज किया कि ये R21 इसी में अपन बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, तो इसका मैं एक अलग मेथड बताऊंगा, बहुत सिंपल। वैसे पहले नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
कभी भी बोर्ड एग्जाम में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिखना हो तो तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। और ये किया कैसे एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं, इधर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखा, और यहाँ पे R12 ये वेक्टर है R12 क्योंकि मैं फोर्स 2 1 पे देख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 2 का यूनिट वेक्टर, अब इसी को अपन ने ओपन करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। एक बार देखो सभी को अच्छे समझ में आ गया हो तो एक बार ये इसका मैसेज करो। अब देखो क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन में ना मेनली ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, ये वाला फॉर्म। हम क्या करेंगे कि जो हमें अभी तक सिखाया गया है मैग्नीट्यूड लिखना, उसके हिसाब से हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे और यूनिट वेक्टर अपन लिख देंगे। कैसे, एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ, देखना ध्यान से। नोट कर लिए ना सभी? देखना, जैसे एक पहले इजी क्वेश्चन से बता रहा हूँ। मानो एक ओरिजिन पे हमने क्यू चार्ज प्लेस करा है और A,0 पे मैंने कोई 3, मतलब 3Q चार्ज प्लेस करा है, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड Fe ऑन Q इन वेक्टर फॉर्म, ये हमसे पूछा गया। इस Q पे हमें फोर्स बताना है वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। तो देखो नॉर्मल मेथड जो हम अभी तक जानते हैं उसके हिसाब से हमें पता है कि रिपल्सिव फोर्स होगा, इसका एरो इधर होगा, और ये भी हमें पता है ये एक्स एक्सिस है और इधर है वाई एक्सिस। सोचो यदि मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ मुझे तुम मैग्नीट्यूड लिख के बताओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो तुम क्या करते? K3Q² अपॉन A² लिखते, यही तो लिखते मैग्नीट्यूड। अब मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्शन यूज कर लूंगा। अब इस एरो का डायरेक्शन किस तरफ है? -I की तरफ है, देख सकते हो तुम। तो मैं यहाँ पे एक एरो लगाऊंगा और सिंपल यहाँ -I कैप लिखूंगा और ये मेरा आंसर है। समझ आया क्या तुम्हें? क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आसान इसलिए था क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर पता है ना। अब ये पहले नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आदेश, सही सोच रहे हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो अब हमारे पास मानो एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिन पे एक फिर से मैंने क्यू चार्ज रखा है, और यहाँ पे मानो -2Q चार्ज है जो कि A,0 पे प्लेस किया हुआ है, और यहाँ पे कोई Q चार्ज है जिसे मैंने 0,3A पे प्लेस किया है, ठीक है। ये हमें डायग्राम दिया गया। हमसे पूछा गया सेम क्वेश्चन कि फाइंड Fe, यहीं पे वेक्टर लगा देता हूं, ऑन Q ड्यू टू अदर्स। देखो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, कैसे करेंगे? सिंपल, जैसा नॉर्मल मेथड अभी तक सिखाया गया वैसे ही करना है। इस क्यू पे हमें फोर्स निकालना है। तो देखो ये 2Q किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा। ये किधर लगाएगा? धक्का देगा, सही है ना? ऐसे सिंपल। सोचो इसके लिए तुम क्या लिखते? सिंपल लिखते K2Q² अपॉन A²। इसके लिए क्या लिखते? K Q² अपॉन 9A²। यही तो लिखते। देखो ये डिस्टेंस 3A है, इस वजह से 9 आ जाएगा, इधर डिस्टेंस A है तो A रहने वाला है।
अब हमें पता है ये तो आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जे कैप माइनस जे कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं एफ नेट क्या लिखूंगा, सिंपल के क्यू स्क्वायर 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर माइनस जे कैप। इसी को और अच्छे से लिखें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया 2 आई कैप और यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप बाई 9 आंसर। समझ आया क्या? धीरे धीरे इसमें भी अपन लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले मैं तुम्हें सिर्फ आई कैप का बताया, अब इसमें मैं जे कैप को भी ऐड कर दिया। अब मैं इसे किसी भी जनरल पॉइंट पे रख के बताऊंगा। समझ में आया हो, नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना ध्यान से, ये हमारे पास एक सिंपल प्लेन है। इधर a कॉमा 0 पे हमने क्यू चार्ज को प्लेस किया है और इधर 0 कॉमा a पे मैंने कोई माइनस क्यू चार्ज को प्लेस किया है। हमसे पूछा गया है फाइंड एफ ई का वेक्टर फॉर्म ऑन क्यू a कॉमा 0 पर और दूसरे पार्ट में माइनस क्यू जो 0 कॉमा a पे रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये हमें सोचना है कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, पहले सीखते हैं, ठीक है। देखो इतना तो पता है कि फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। पहले मैं इस वाले चार्ज की बात करता हूँ, तो इस पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, इस तरीके से लगा रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, सिंपल समझो, है ना। अब यदि पहले मैं तुमसे कहूँ कि मुझे मैग्नीट्यूड लिख के बता दो, तो सिंपल तुम मैग्नीट्यूड लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन क्यू, हम प्लस क्यू पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हम फोर्स क्या लिखते, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर लिखते क्या, सोच के देखो। a और a तो ये √2a होता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लिखें तो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये सिंपल समझ में आता है। अब हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है। ये कैसे लिखेंगे ये तुम्हें समझना होगा, कैसे लिखेंगे। देखो एक वेक्टर को इधर मान लिया, एक को इधर मान लिया, सोच के देखना। इसे मैं R1 कहता हूं। अभी हो सकता है नया नया हो तो तुम्हारा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो देख के ही बता सकते हो। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। अब वेक्टर लॉ मैं अप्लाई करूं तो R1 प्लस आर बराबर R2 लिख सकता हूँ क्या, देखो फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल और ये रिजल्टेंट है, तो R1 प्लस आर और ये R2 के बराबर। तो यहाँ से जो R वेक्टर हो क्या बनेगा, R2 माइनस R1। और इसी R का मुझे यदि यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब देखो R2 वेक्टर है क्या, A J कैप, R1 वेक्टर है क्या, A I कैप, सही है। तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस A को कॉमन निकाल लिया, माइनस I प्लस J। देखो ध्यान से, अब मैं तुमसे कहूं कि इसी का मुझे अब यूनिट वेक्टर लिख के बताओ, तो यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा -i प्लस जे अपॉन √2, सही है। अब बस मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा दूंगा, आंसर। देखो समझो, कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। इसे हम प्योरली लॉजिकल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम यदि फॉर्मूला याद करके रखें तो पॉसिबल भी नहीं है। हम क्या करते हैं कि पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर ले रहे हैं,
और फिर हम क्या करते हैं कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर सॉल्व कर लेते हैं और बस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरो डाल देते हैं फोर्स पे, आ गया फोर्स का वेक्टर फॉर्म। देखो अच्छे से समझ में आता है तो फिर मुझे यस का मैसेज करो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। दोनों सॉल्व कर दूं तो ये हमने क्या देखा ऑन क्यू, और तुम्हें ये तो स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि F12 बराबर होता है -(टू वन) के, याद होगा। तो यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे -q पे फोर्स चाहिए तो मैं सिंपल F इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो KQ² / 2√2 a², और ये आ जाएगा I - j, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये मेरा सेकेंड का आंसर है। इसीलिए स्टार्टिंग के क्लास में जो सर ने पढ़ाया था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, इसी दिनों के लिए है ना, यहीं पे यूज होता है ना, इस वजह से। समझ में आया क्या सभी को? ये तुम 11th में स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, वो अपन ने यहाँ पे यूज किया। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है क्या, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करो, तो फर्स्ट का टेल दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली वेक्टर रिजल्टेंट है ना। तो बस इसी के बेसिस पे लिखा, और मुझे आर वेक्टर चाहिए था तो आर सॉल्व कर लिया, और यूनिट वेक्टर के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 और 1 इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो √2, क्योंकि ए तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। चलो सभी को ये अच्छे समझ में आया तो एक बार यस का मैसेज करो, सभी को मैसेज करना है। चलो बढ़िया। तो आज हमने वेक्टर फॉर्म पे काम किया, अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तुम्हारे जो मॉड्यूल मैंने तुम्हें जो पीडीएफ भेजा है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 24 है क्या या 23 है? 24 है। फिर कौन सा क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया, एक बार रुको मैं ना सॉफ्ट कॉपी निकाल लेता हूँ फिर देखते हैं। चलो मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, लिखते चलना है ना। बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5, 6, 10, क्वेश्चन नंबर 10, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 17, 18, 19 एंड 22। ठीक है, ये होमवर्क है नेक्स्ट डे का। 5, 6, 10, 17, 18, 19 एंड 22, और इलस्ट्रेशन में
इलस्ट्रेशन में तुम 6 तक कर लेना है ना, इलस्ट्रेशन 7 तक, सॉरी इलस्ट्रेशन 7 तक सॉल्व कर लेना, इलस्ट्रेशन 7 तक। 8:30 से 9 के बीच में कॉल कर सकते। ठीक है, ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।